everyone, welcome back to the channel. So in today's video, we are going to start a new and the last chapter of business economics, that is monopolistic competition. इस चैप्टर को देखने के बाद अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो करा है तो आप अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चंस परफॉर्म कर सकते हो. प्लेलिस्ट को चेक करना मत भूलिएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. हमने 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में. एक तो फीचर्स वाला क्वेश्चन बनता है, दूसरा प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन बनता है, जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में करा था. स्टार्ट करते हैं फीचर्स से. क्या फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के? उससे पहले आपको थोड़ा सा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीनिंग भी पता होना ज़रूरी है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ अ मार्केट सिचुएशन. जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में भी पढ़ा था कि वो क्या है, एक मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट सिचुएशन है. वैसे ही जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो भी एक मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट सिचुएशन है, इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो क्या सेल करते हैं, डिफरेंशिएटेड, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने वाले प्रोडक्ट सेल करते हैं, बट क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, लेकिन एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं. मीन्स अगर आपको डव नहीं मिलेगा तो आप क्लिनिक प्लस यूज़ कर सकते हो. So, monopolistic competition is a market situation in which there are large number of sellers selling differentiated but close substitute products. Each firm enjoys some degree of monopoly. हर एक फर्म अपने आप में ना एक मोनोपोली को enjoy करती है अपने प्रोडक्ट को लेकर because of product differentiation, but at the same time faces competition. लेकिन दूसरी फर्म से वो competition भी face करती है जो सिमिलर प्रोडक्ट सेल करते हैं. इन अदर वर्ड्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर दैट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ बोथ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली. मोनोपोलिस्टिक में ना दोनों स्ट्रक्चर आते हैं, परफेक्ट कंपटीशन भी आता है और मोनोपोली वाला उसके भी फीचर्स आ जाते हैं. देयर आर मैनी फर्म्स एज इन परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में जैसा कि बहुत सारे फर्म्स होती थी, बट ईच फर्म हैज़ सम कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट. लेकिन यहाँ पर बहुत सारी फर्म्स हैं बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन की तरह, लेकिन हर एक फर्म के पास ना कंट्रोल है प्राइस को चेंज करने का. हैव सम कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट बिकॉज इट्स प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर फर्म्स. सो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू J.S. Ban is monopolistic competition is found in the industry where there are large number of small sellers selling differentiated but close substitute products. Monopolistic competition एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत सारे छोटे सेलर्स होते हैं जो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट सेल करते हैं, बट वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं. लेफ्ट विच बोलते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर मेनी सेलर्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, मान लो शैम्पू की बात कर रहे हैं या फिर मान लो बिस्किट्स की बात कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे सेलर्स हैं, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज़ डिफरेंशिएटेड इन माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स. लेकिन कंज्यूमर्स के माइंड में हर एक सेलर का प्रोडक्ट डिफरेंट होता है. क्लिनिक प्लस अलग है, डव अलग है. फिर उसके बाद बिस्किट्स की बात करें तो चस्का मस्का अलग है, ओरियो अलग है, राइट. फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर अदर सेलर्स, हर एक बायर के माइंड में सेलर का जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है दूसरे सेलर्स से. और लिमचोंग यहाँ बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ अ मार्केट वेयर देयर आर मैनी प्रोड्यूसर्स. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, बट ईच ऑफर्स अ स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. हर एक इंसान डिफरेंट प्रोडक्ट बेचता है. तो डेफिनेशन अगर सिंपल फॉर्म में आपको याद करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो. आप कोई भी वैसे तो डेफिनेशन उठा के लिख सकते हो. आई विल प्रेफर जो हमने स्टार्टिंग में करी थी वो बेटर थी. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज़ अ फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक जो है ना वो एक जैसे 2 तरीके के कॉम्पिटिशन होते हैं, एक होते हैं परफेक्ट, एक होते हैं इम्परफेक्ट. परफेक्ट में हमने कर लिया जो मेन करा था पहला चैप्टर. इम्परफेक्ट में 3 आते हैं, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली. तो मोनोपोलिस्टिक भी ना एक तरीके का इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेल डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. जहाँ पर बहुत सारे फर्म्स डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बेचते हैं. मीन्स वो डिफरेंट तो होते हैं लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट भी वो हो जाते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, एक दूसरे के प्रोडक्ट के लिए. एंड ईच फर्म हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के पास प्रोडक्ट का जो प्राइस कंट्रोल है वो उनके पास होता है, लेकिन इन अ वेरी लिमिटेड सेंस. सो जैसे सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस आर टूथपेस्ट मार्केट, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है. सोप मार्केट, लक्स है, डव है, लाइफ बॉय है, पियर्स है. टी मार्केट, टाटा टी है, रेड लेबल है, ब्रोक बॉन्ड है. ऑल्दो दीज प्रोडक्ट सेटिस्फाइज द सेम वांट, ये सेम वांट को सेटिस्फाई करता है. देयर डिफरेंट ब्रांड नेम,
क्वालिटी, पैकेजिंग, डिज़ाइन एंड एडवर्टाइजमेंट। सारे प्रोडक्ट्स सेम तरीके से सेटिस्फाई करते हैं कंज्यूमर को, बस इनका ब्रांड नेम अलग है, क्वालिटी अलग है, पैकेजिंग अलग है, डिज़ाइन अलग है और इनकी एडवर्टाइजमेंट अलग होती हैं। अब हम करेंगे इसकी फीचर्स। सो फीचर्स का पहला पॉइंट है, सबसे पहले तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर मैनी फर्म्स सेल। बहुत सारी फर्म्स बेचती हैं प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएट बट क्लोज सब्सिट्यूट। जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं, मीन्स डिफरेंशिएट किया जा सकता है, उनको बाकियों से अलग बताया जा सकता है, लेकिन वो क्लोज सब्सिट्यूट ही होते हैं एक दूसरे के। उसका काम भी वही है, उसका काम भी वही है, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे वो पेप्सोडेंट हो, दोनों ने आपको ब्रश ही करवाना है, राइट। सो ईच फर्म हैज़ सम कंट्रोल ओवर प्राइस। हर एक फर्म का प्राइस के ऊपर अपना कंट्रोल होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली। ये सारा कुछ हम पढ़ाए हैं। अब स्टार्ट करते हैं पहले फीचर को, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। देर आर मैनी फर्म्स इन द मार्केट। मार्केट में बहुत सारी फर्म्स होती है, यानी बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ईच फर्म इज स्मॉल इन साइज। हर एक फर्म छोटी होती है। नो सिंगल फर्म कैन कंट्रोल मार्केट प्राइस, क्योंकि हर एक का जो मार्केट शेयर है वो छोटा है, तो वो पूरे मार्केट प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकती। वो ये नहीं बोल सकती कि कोलगेट, मतलब जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट 100 से ज़्यादा बिकेगी ही नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक का अपना छोटा सेगमेंट है मार्केट के अंदर। तो हर एक छोटी फर्म है, इट मीन्स कि अपनी फर्म के प्रोडक्ट का प्राइस कंट्रोल करने का राइट है, लेकिन पूरा मार्केट प्राइस के ऊपर कंट्रोल का कोई राइट नहीं है। नो सिंगल फर्म कैन कंट्रोल मार्केट प्राइस। सोप, टूथपेस्ट, टी। देन नेक्स्ट स्टेप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो डेफिनेशन में हम बात करते रहते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। सो ये देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर बताया गया है। प्रोडक्ट्स आर नॉट आइडेंटिकल बट क्लोज सब्सिट्यूट। प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल नहीं होते, यानी सेम नहीं होते, लेकिन एक दूसरे के सब्सिट्यूट्स होते हैं। अब डिफरेंशिएशन के क्या क्या फॉर्म्स हैं, किन किन फॉर्म से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। उनके ब्रांड नेम, ये पेप्सोडेंट है, ये क्लोजअप है, राइट, ये कोलगेट है। तो क्वालिटी, आपको पता होगा कि आप यूज़ करते हो प्रोडक्ट, आपको फॉर एग्जांपल आप एक कंज्यूमर हो और आपको कोलगेट की क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगती है, क्लोजअप की क्वालिटी इतनी बेटर नहीं लगती। फिर आपको डिज़ाइनिंग क्लोजअप की बेटर लगती है, पैकेजिंग भी आपको क्लोजअप की बेटर लगती है, फिर एडवर्टाइजमेंट भी आपको क्लोजअप की बेटर लगती है। तो ऐसे हर एक कंज्यूमर की अपनी प्रेफरेंस है। अब वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहा है, वो कंपेयर करके कर रहा है किन किन बेसिस के ऊपर, क्या क्वालिटी है, क्या डिज़ाइन है, क्या पैकेजिंग है, क्या एडवर्टाइजमेंट है, क्या ब्रांड नेम है। सो कोलगेट वर्सेस पेप्सोडेंट वर्सेस क्लोजअप का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। ईच फर्म बिहेव्स लाइक अ मिनी मोनोपोली ऑफ इट्स ब्रांड। वो अपनी ब्रांड की मिनी मोनोपोली, छोटी मोनोपोली है कि अगर आपको कोलगेट खरीदना है तो आपको कोलगेट हमसे ही मिलेगा, क्योंकि वी आर द सोल प्रोड्यूसर्स ऑफ कोलगेट। अगर आपको पेप्सोडेंट खरीदना है आपको हमसे ही मिलेगा, बिकॉज वी आर द सोल प्रोड्यूसर। तो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट है और हर एक फर्म अपने आप में मिनी मोनोपोली है। नेक्स्ट वी हैव इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। न्यू फर्म्स कैन एंटर इन लॉन्ग रन इफ़ प्रॉफिट एग्जिस्ट। अगर लंबे समय तक प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है उस इंडस्ट्री में तो वहाँ पर नई फर्म्स एंटर कर सकती हैं। फर्म्स कैन एग्जिट इफ़ लॉस अकर। फर्म्स छोड़ भी सकती हैं इस इंडस्ट्री को अगर लॉस आ जाता है, बट एंट्री इज़ नॉट परफेक्टली स्मूथ। एंट्री ना इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। अगर टूथपेस्ट इंडस्ट्री में ऑलरेडी क्लोजअप, पेप्सोडेंट, दंतकांति, कोलगेट जैसी चीज़ें खड़ी हुई हैं तो उनकी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग है, उनको यहाँ तक पहुँचने में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अकर करनी पड़ी है, कस्टमर्स की लॉयल्टी उन्होंने अटेन करी है, तो इन सभी कारणों की वजह से एंट्री के ऊपर ना बैरियर लग जाता है एक नए कस्टमर, एक नए फर्म के लिए। सो नए फर्म को आना पॉसिबल है, लेकिन एंट्री थोड़ी स्मूथ नहीं है, परफेक्टली स्मूथ नहीं है, बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड कस्टमर लॉयल्टी। देन नेक्स्ट फीचर आता है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट आर एक्सपेंसिव। सो अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन में तो आपको बेचने के लिए कोई सेलिंग कॉस्ट के ऊपर खर्चा ही नहीं करना पड़ता था। इन शॉर्ट बोलो तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा ही नहीं लगाना पड़ता था। अगर किसी ने गोल्ड लेना है तो वो लेगा, अगर किसी ने आलू लेने तो वो लेगा। आप उसको प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को, अपनी फर्म को प्रमोट करने के लिए आपको खर्चे नहीं करने पड़ रहे, वेरस यहाँ पर करने पड़ रहे हैं। सेलिंग कॉस्ट आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू इंक्रीज डिमांड। सेलिंग कॉस्ट वो खर्चा है जो हम करते हैं हमारी डिमांड को बढ़ाने के लिए।
वो खर्चे क्या करते हैं, हमारी डिमांड को बढ़ाते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट कर दी टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर, फ्री सैम्पल्स दे दिए, डिस्काउंट्स दे दिए, सेल्स प्रमोशन कर दी। तो फर्म्स कम्पीट थ्रू एडवर्टाइजमेंट, नॉट ओनली प्राइस। जो फर्म्स हैं वो एक दूसरे के साथ सिर्फ प्राइस के साथ कम्पीट नहीं करती कि मेरा प्रोडक्ट सस्ता है, आपका प्रोडक्ट महंगा है, ऐसे नहीं वो एक दूसरे से कम्पीट करती। मोनोपोलिस्टिक में वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कम्पीट करती, किसकी ज़्यादा एड्स आ रही, कितने प्लेटफॉर्म्स वो कवर कर रहा है फर्म, राइट। नेक्स्ट आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ईच फर्म फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। हर एक फर्म का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है। एम आर कर्व लाइज बिलो ए आर। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या था, एम आर इज इक्वल्स टू ए आर, मीन्स जैसा एम आर था, एम आर ए आर को इंसिस्ट कर रहा था, मीन्स उसके ऊपर था, या फिर ए आर एम आर के ऊपर था, ऐसे बोल सकते हो। डायग्राम हमने ड्रॉ करे हुए हैं प्रीवियस चैप्टर में, अगर नहीं देखो तो आप देख सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और मोनोपोलिस्टिक से ज़्यादा ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एम आर कर्व यहाँ पर ए आर से नीचे ही है, जो हमारा ए आर है उससे नीचे ही रहेगा हमारा एम आर। ओके, रीज़न क्या है, अगर प्राइस बढ़ता है, इफ़ प्राइजेस इंक्रीजेस, अगर प्राइस बढ़ता रहेगा तो डिमांड गिर जाएगी, क्योंकि इतना महंगा हो जाएगा गुड तो कोई लेगा ही नहीं। लेकिन अगर प्राइस गिर जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है, इस वजह से डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है सभी फर्म्स का, और एम आर ए आर से कम होता है। मीन्स एडिशनल रेवेन्यू हमेशा प्राइस से कम ही होता है, मीन्स जितना प्राइस है उतना हमें एडिशनल रेवेन्यू नहीं मिल पाता। फिर नेक्स्ट है नॉन प्राइस कंपटीशन। फर्म्स कम्पीट थ्रू एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज। तो जैसा मैंने आपको बताया, इन शॉर्ट यहाँ पर इधर उधर के खर्चे करने पड़ते हैं फर्म्स को, इस वजह से सिर्फ प्राइस नहीं है एक फैक्टर जिसके साथ कंपटीशन किया जा सकता है, यहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है। सो नेक्स्ट वी हैव इज इम्परफेक्ट नॉलेज। कस्टमर्स do not have full information and depend on advertisement, brand name, habits। कस्टमर्स के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उन्हें नहीं पता कि अगर हम बात करें शैम्पू की तो हमारे लिए कौन सा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, जो हम हमारी हेल्थ केयर को फोकस करके चल रहा है, फोकस्ड रख के बना है, या फिर कौन सा केमिकल फ्री है, पैराबेन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको अगर प्रोडक्ट देखना है तो इस केस पे कस्टमर के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। कस्टमर कैसे प्रोडक्ट लेता है, आपके ब्रांड नेम को देखकर। जी लॉरियल का ज़्यादा बड़ा ब्रांड है तो लॉरियल बेटर होगा। एडवर्टाइजमेंट किसकी ज़्यादा आ रही है वो ज़्यादा बढ़िया होगा। या फिर कस्टमर की अपनी हैबिट्स, हम बचपन से ही क्लिनिक प्लस यूज़ कर रहे हैं तो हम क्लिनिक प्लस ही यूज़ करेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं, इन सभी बेसिस पे जो कस्टमर है वो सेल को इंगेज करता है, इंसिस्ट करता है। इम्परफेक्ट नॉलेज होती है बेसिकली। प्राइस मेकिंग फर्म्स, ईच फर्म हैज़ सम कंट्रोल ओवर प्राइस। हर फर्म के पास प्राइस के ऊपर कंट्रोल होता है, बट फुल कंट्रोल ड्यू टू सब्स्टिट्यूट्स। फुल कंट्रोल नहीं होता क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स भी प्रेजेंट है उस प्रोडक्ट के। अगर आप डबल बेच रहे हो तो सामने वाला क्लिनिक प्लस बेच रहा है, सब्स्टिट्यूट है उसके पास, कस्टमर के पास, तो मार्केट प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है। अब फीचर्स की समरी देखते हैं। बहुत सारी फर्म्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी डिफरेंट ब्रांड्स रहते हैं, सबका ब्रांडिंग, सबका क्वालिटी अलग है, सबका प्राइस अलग है। प्राइस तो फिर भी अलग फैक्टर आ जाता है ना, पैकेजिंग अलग है, एडवर्टाइजमेंट अलग होती हैं, सेलिंग कॉस्ट, हाई एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन। डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और एमआर हमेशा एआर से नीचे ही रहता है। कंपटीशन, नॉन प्राइस भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फर्म्स जो है वो पार्शियल प्राइस मेकर होती है, मीन्स प्राइस मेकिंग करने में उनका रोल तो है लेकिन मार्केट प्राइस को कंट्रोल करने में उनका कोई रोल नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, जो कि मेन टॉपिक है। जैसे कि हम मार्केट्स में हमेशा पढ़ते हैं कि प्राइस और आउटपुट को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, वो हमेशा से मेन टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक कंडीशन क्या है, तो प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करने का मतलब ये है एक ऐसा प्राइस जहाँ पे फर्म्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले, एफिशिएंसी अटेन हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज की, ऐसा आउटपुट बने जहाँ पर तीनों चीज़ें फिर से अगेन हो। तो वो प्राइस और वो आउटपुट का लेवल आप कैसे पता लगा सकते हो, वो आप तभी पता लगा सकते हो जब आप इक्विलिब्रियम अटेन करोगे, व्हेन योर फर्म विल अटेन इक्विलिब्रियम। अब उस इक्विलिब्रियम के ना कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि जो एमसी है वो एमआर की इक्वल होनी चाहिए, मीन्स एडिशनल जो खर्चा कर रहे हो
वो एडिशनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो MC है वो कट करनी चाहिए MR को नीचे से। तो जब आप डायग्राम बनाओगे ना, आपको और क्लैरिटी से ये समझ लगेगा। स्टार्ट करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। पहला है हमारे पास शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन का मतलब है फिक्स्ड प्लांट साइज, ओनली आउटपुट कैन बी चेंज्ड। प्लांट साइज छोटा है, सिर्फ आउटपुट को हम बदल सकते हैं। कैसे? लेबर को बदल के। हम ना कैपिटल जैसे फिक्स्ड फैक्टर्स को नहीं बदल सकते। शॉर्ट रन की आप कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको पता ही ऑलरेडी। अब क्या पॉसिबल सिचुएशंस है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में? अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में तीनों केसेस हो सकते हैं। मीन्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अब हम देखेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है और लॉस में क्या होता है। स्टार्ट करते हैं हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से। तीनों ही इक्विलिब्रियम में आते हैं। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करो, चाहे नॉर्मल प्रॉफिट की बात करो, चाहे लॉस की बात करो, तीनों में ही आपको MC इज इक्वल्स टू MR, MC इज इक्वल्स टू MR, तीनों में ही आपको दिखेगा। ठीक है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम को तो कंसिडर करके चलेंगे। अब जब हम कह रहे हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा AR जो है वो AC से ज़्यादा है। मीन्स जो प्राइस है वो उस एक प्रोडक्ट के खर्चे से ज़्यादा है। मीन्स जितना हमें मिल रहा है ना एक प्रोडक्ट बेचकर, वो ज़्यादा है जितना उसे बनाने में खर्चा आया है। इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। OX एक्सिस के ऊपर होगा हमारा आउटपुट, OY एक्सिस के ऊपर होगा रेवेन्यू एंड कॉस्ट। सबसे पहले हमारा बनेगा AR और MR AR के नीचे होता है। यहाँ पर एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी, नीचे से ऊपर जाएगी, जो MR को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाएगी। फिर आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और एक और कर्व बनानी है जिसे आप नेम दोगे AC। अब दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जो MR का पॉइंट है, दिस इज़ द MR के ऊपर ये जो पॉइंट है, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी पॉइंट के ऊपर जो MR है वो MC के बराबर है और जो AR है वो AC से ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखो, इस पॉइंट के ऊपर यानी इस चीज़ के ऊपर इतने इस सेगमेंट पर, इतने सेगमेंट पर आप देखो AR कहाँ पर है, AR यहाँ पर है, AC कहाँ पर है, AC यहाँ पर है। सो दिस सेगमेंट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तो प्रॉफिट अर्न हो गया और वो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हुआ है। फिर दूसरा पॉइंट आता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट में भी हमारे पास जो MR है MC के बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि जो AR है वो AC के बराबर में, जितना एक गुड को बनाने का रेवेन्यू मिल रहा है उतना ही उसका खर्चा है। नो इकोनॉमिक प्रॉफिट, कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं हो रहा, जिसे हम प्रैक्टिकल भाषा में नो प्रॉफिट नो लॉस बोल देते हैं। ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड्स इन कॉस्ट। कॉस्ट में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही आ रहा है। जितना कॉस्ट है ना हमारी, उतना ही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। इसका आपको डायग्राम दिखाते हैं। OX एक्सिस के ऊपर आएगा आउटपुट, OY एक्सिस के ऊपर आएगा OY एक्सिस के ऊपर आएगा रेवेन्यू एंड कॉस्ट। सेम बिल्कुल वैसे ही ये आ गया हमारा AR, इसके नीचे आ जाएगा MR, फिर आएगा MC। अब इस पॉइंट के ऊपर जो MR है वो MC के बराबर है। बिल्कुल यहाँ पर ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है और जिस पॉइंट पर AR को ये इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पर आपको कर्व बना देनी है, दैट विल बी AC। और ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो MR के ऊपर है। इसी पॉइंट के ऊपर MR MC के बराबर है, MR MC के बराबर है। और इसी पॉइंट के ऊपर आप खुद देखो, हमारा एवरेज रेवेन्यू इतना है, एवरेज रेवेन्यू इतना है, एवरेज कॉस्ट इतनी है, तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। तो दिस वी अर्नड नॉर्मल प्रॉफिट। जितना खर्चा आ रहा है उतनी ही कॉस्ट आ रही है। नेक्स्ट कंडीशन इज ऑफ लॉस सिचुएशन।
लॉस सिचुएशन में फिर से एम आर एम सी के बराबर होगा और वहाँ पर ना जो ए आर है वो ए सी से कम होगा, मीन्स एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम होगा। लेकिन देखो माना कि रेवेन्यू कॉस्ट से कम है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू इतना ज़रूर है कि वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर ले। तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो या तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से के बराबर है। सो फर्म कंटिन्यू करेगा अपनी प्रोडक्शन को लॉस के ऊपर भी, क्योंकि वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा है। ओ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा आउटपुट, ओ वाई एक्सिस के ऊपर होगा रेवेन्यू एंड कॉस्ट। सेम बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा ए आर, फिर आ जाएगा एम आर, फिर एम सी आ जाएगा। ये पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का और ठीक यहीं पर इसके कुछ ऊपर आप बना दोगे ए सी को, इसके कुछ ऊपर, ठीक है। एंड जहाँ पर ए आर को इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन हमारी, वहीं पर आपको एक और लाइन, एक और कर्व ड्रॉ करनी है जो होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, अब यहाँ पर आप देखो कौन कौन सी कंडीशंस हम अचीव कर रहे हैं। एम आर एम सी के बराबर है, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। सेकंड, जो ए आर है वो एवरेज कॉस्ट से कम है, एवरेज रेवेन्यू कितना है, इतना, एवरेज कॉस्ट कितनी है, इतनी, खर्चा ज़्यादा है रेवेन्यू कम है, तो ये क्या है, ये है लॉस, दिस इज़ लॉस। फिर बट एवरेज रेवेन्यू इज़ मोर देन और इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल वैसे ही कर्व है जैसा नॉर्मल प्रॉफिट में होता था, बिल्कुल वैसा ही कि ए आर के ऊपर उसी सेगमेंट के ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर कर्व। यहाँ पर इसी पॉइंट के ऊपर जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर है। तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है जहाँ पर फर्म लॉस अकर करेगी, लेकिन फिर भी अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगी, बिकॉज क्योंकि उसका जो एवरेज रेवेन्यू है वो उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है। एंड द ओनली लॉस इज एवरेज फैक्टर कॉस्ट, जो फैक्टर कॉस्ट है लॉस सिर्फ उसी को सिग्निफाई कर रहा है। तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, ए आर ए सी से ज़्यादा होता है, नॉर्मल प्रॉफिट में ए आर ए सी के बराबर होता है, लॉस में ए आर ए सी से कम होता है, लेकिन जो ए आर है वो ए वी सी से ज़्यादा होता है या फिर उसके बराबर होता है। अब शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसकी कुछ फर्दर डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, तीनों कंडीशंस में आ सकती हैं, आपको तीनों कंडीशंस बतानी पड़ेंगी। देन वी हैव इज़ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे फैक्टर्स वेरिएबल है। हम किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं, प्लांट की साइज़ को बदल सकते हैं, कैपिटल को बदल सकते हैं, और एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इज़ पॉसिबल, एंट्री एंड एग्जिट भी पॉसिबल है यहाँ पर, वेयर एज शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं होती। अब लॉन्ग रन में ना कंडीशन क्या है कि जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। जैसा कि इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा ना कि एम आर एम सी के बराबर होना चाहिए शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में, वैसे ही लॉन्ग रन में भी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हम कॉस्ट को सिर्फ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो एवरेज रेवेन्यू है वो भी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। तो आपने अभी तक कॉम्पिटिशन्स वाले चैप्टर को इतना तो समझ ही देख लिया होगा कि जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं ना, हम रेवेन्यूज़ में लॉन्ग रन रेवेन्यूज़ नहीं बोलते, लेकिन हम कॉस्ट्स में लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। सिंपल भाषा में आपको बोलूँ वही सेम कंडीशंस हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए और एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। बस कॉस्ट के आगे लॉन्ग रन लग गया है। सो ओनली नॉर्मल प्रॉफिट एग्जिस्ट। लॉन्ग रन में ना सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही एग्जिस्ट करता है। इसका आपको डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। ओ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा आउटपुट, ओ वाई एक्सिस के ऊपर होगा रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ठीक बिल्कुल वैसे ही बनेगा हमारा ए आर, फिर बनेगा एम आर, एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी नीचे से, इन दोनों कर्व्स को कट करेगी, वो होगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट यानी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। फिर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही होगी ठीक उसी पॉइंट के ऊपर हमारा एवरेज रेवेन्यू पर एक लाइन कर्व निकल के जाएगी
उसको इंटरसेक्ट करके, और वो होगी एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो डायग्राम तो बिल्कुल नॉर्मल प्रॉफिट वाला ही बना है, अगर मैं आपको वो वाला डायग्राम भी दिखाऊँ तो बिल्कुल वैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होगी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होगी, नथिंग हैज़ चेंज्ड। ओके, एंड दिस इज़ अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर, और ठीक यहीं पर एवरेज रेवेन्यू इतना है और एवरेज कॉस्ट भी इतनी है, तो एवरेज रेवेन्यू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर है, यहाँ पर भी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट आएगा। दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई हैं, एलिजिबिलिटी डन हो गई, तो ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इतना आउटपुट प्रोड्यूस करके जो आपकी फर्म है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी लॉन्ग रन में, और इतना प्राइस रखकर इक्विलिब्रियम स्टेबल रहेगा। आप ऐसे नेम दे सकते हो, OP इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OM इज़ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये हमने परफेक्ट कॉम्बिनेशन में पढ़ा है कि लॉन्ग रन में क्यों नॉर्मल प्रॉफिट होता है, शॉर्ट रन में क्यों तीनों कंडीशंस होती हैं। तो उसका सिंपल सा कारण है एंट्री और एग्ज़िट, फर्म्स की एंट्री और फर्म्स की एग्ज़िट। सो जब फर्म्स एंटर करती हैं, सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस गिर जाता है, और एग्ज़िट्स ऑफ फर्म में क्या होता है, फर्म निकल जाती है, सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस और बढ़ जाता है। जब किसी चीज़ की सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड तो उतनी रहेगी ना, डिमांड थोड़ी गिर गई है सप्लाई के साथ, तो प्राइस बढ़ जाएगा। कॉस्ट इंक्रीजेज ड्यू टू मोर कंपटीशन फॉर इनपुट्स। कॉस्ट इसलिए बढ़ती है क्योंकि इनपुट्स में कंपटीशन ज़्यादा है। मैं आपको प्रैक्टिकल वे में समझाती हूँ नोटबुक पर। देखो, दो केसेस हैं हमारे पास। एक में यहाँ पर कुछ 1000 सेलर्स हैं, यहाँ पर कुछ 800 सेलर्स हैं, और डिमांड हो रही है 1200 की, 1200 की डिमांड हो रही है। तो डिमांड बढ़ रही है, पता है फ़ायदा होगा, तो और फर्म्स एंटर कर जाएंगी बिजनेस इंडस्ट्री में, तो ये होगी 1500। अब डिमांड तो 1200 ही रही ना, डिमांड इतनी ज़्यादा सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, डिमांड तो उतनी की उतनी है, डिमांड सप्लाई से कम है, तो इस केस में नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएंगे। मींस पहले जो 1000 लोगों को, 1000 लोग 1200 लोगों को चीज़ बेचकर एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे थे, जो सुपर प्रॉफिट कमा रहे थे, वो अब नहीं हो रहा है, अब हो रहा है नॉर्मल प्रॉफिट। और यहाँ पर दूसरा केस देखो, 100 सेलर्स थे, डिमांड थी 500 की, तो यहाँ पे जो लोग बेच रहे थे वो बेच रहे थे लॉस के ऊपर। अब उनमें से कुछ बाहर चले गए, उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी, एग्जिट कर दी फर्म, उन फर्म्स ने। अब यहाँ पर कितने रह गए, यहाँ पर रह गए 400। अब 400 लोग, यानी सप्लाई 400, डिमांड 500, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो फ़ायदा होगा, तो यहाँ पर होने लग गए प्रॉफिट्स। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट होने लग गए, लॉस ख़त्म हो गया, अब लॉस नहीं रहा, अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में जो सुपर प्रॉफिट्स हैं, चाहे सुपर प्रॉफिट्स हो चाहे लॉस हो, दोनों भी बाद में जाकर नॉर्मल प्रॉफिट ही बन जाते हैं, बिकॉज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। आई होप यू गॉट। एक्सेस कैपेसिटी, सो फर्म डजेंट प्रोड्यूस एट मिनिमम LAC पॉइंट। तो जब आप डायग्राम देखोगे, आप देखोगे कि मिनिमम LAC एक पॉइंट है, मैं आपको भी पॉइंट आउट करके दिखाती भी हूँ कि एक पॉइंट है मिनिमम LAC, मीन सबसे ज़्यादा कम जहाँ पर LAC होगी ना डायग्राम में, वहाँ पर फर्म प्रोड्यूस नहीं कर रही। अब वहाँ पर फर्म क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रही, क्योंकि AR का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, AR का उसकी तरफ कर्व नहीं करेगी। मीन्स एक टाइम तो आता है जहाँ पर AR AC के बराबर है, लेकिन AR डाउनवर्ड स्लोपिंग है। टेंडेंसी अकर्स बिफोर मिनिमम कॉस्ट, जो मिनिमम कॉस्ट है हमारी, उससे पहले ही AR उसको कट करके नीचे चली जाती है। मीन्स टेंडेंसी पहले ही अकर हो जाती है। इस वजह से जो फर्म है वो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर नहीं प्रोड्यूस कर रही। इसका रिजल्ट क्या है, ये अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की। मीन्स रिसोर्सेज अभी भी फुलर यूटिलाइज नहीं हो रहे, क्योंकि अभी भी उनको ऐसा यूज़ किया जा सकता है कि कॉस्ट कम आए, बट ऐसा नहीं हो रहा। आउटपुट इज़ लेस देन ऑप्टिमम। आपको डायग्राम में भी मैं दिखाऊंगी कि आउटपुट भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन आउटपुट ऑप्टिमम लेवल से कम है। दिस इज़ अवर LAC। ये LAC यहाँ पर AR से टेंजेंट हो रही है। टेंजेंट का मतलब है छू कर निकल जाना, और AR डाउनवर्ड स्लोपिंग है। AR को कर्व तो है नहीं कि इधर मुड़ जाएगी। अब इस पॉइंट के ऊपर ना आउटपुट ज़्यादा है,
इतना गैप आ रहा है आउटपुट का, मीन्स इतना और आउटपुट बन सकता था और इतनी कॉस्ट और कम हो सकती थी। अब कॉस्ट इतनी है तो इतनी कॉस्ट हो सकती थी, कॉस्ट और कम हो सकती थी। इस वजह से ये ड्रॉबैक है कि लॉन्ग रन में हम एक्सेस आउटपुट नहीं, एक्सेस कैपेसिटी नहीं अटेन कर पाते। सो फाइनल लॉन्ग रन की अगर समरी देखिए तो प्रॉफिट हमेशा नॉर्मली होता है, आउटपुट ऑप्टिमम लेवल से कम है, प्राइस हायर होता है एमसी से। अब जो एआर है वही प्राइस है। अब जो प्राइस है यानी एआर वो एमसी से ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है हमारा एआर। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट देख रहे हैं तो वहाँ पर एमसी कहीं पर आ रहा है, बहुत नीचे आ रहा है, और एआर काफ़ी ऊपर आ रहा है। तो लॉन्ग रन में जो एआर है यानी जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। सो एफिशिएंसी पूरी नहीं अटेन हो रही क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी नहीं अटेन कर पा रहे हम मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट पर नहीं प्रोड्यूस कर रहे। सो कैपेसिटी क्या है, एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट, कि एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही है। अभी भी कैपेसिटी है फर्म के पास और बढ़िया करने की, लेकिन वो नहीं कर रहा। सो फीचर्स में यही है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, सेल करते हैं, कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट आती है जब सेल करते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन एग्जिस्ट करता है और एआर कर्व डाउनवर्ड होता है। शॉर्ट रन में दो कंडीशंस होती हैं, एक एमआर एमसी से बराबर होना चाहिए और एमसी एमआर को नीचे से कट करना चाहिए। तीनों कंडीशंस होती हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी पॉसिबल है शॉर्ट रन में। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, जो हमारा एआर है वो एसी से ज़्यादा होता है, नॉर्मल प्रॉफिट पे एआर एसी के बराबर होता है, लॉस में एआर एसी से कम होता है। लॉन्ग रन में एमसी एमआर के बराबर होना चाहिए और एआर एलएसी के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है और एक्सेस कैपेसिटी भी एग्जिस्ट करती है। सो एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं एक्सेस कैपेसिटी की। सपोज एक फैक्ट्री है, वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है अपनी एफिशिएंट लेवल के ऊपर, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की वजह से वो सिर्फ 800 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। अब यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी कितने की है, 200 यूनिट्स की। तो फर्म हैज़ 200 यूनिट्स ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी, एक ऐसी कैपेसिटी जो फर्म यूज़ ही नहीं कर रही। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फर्म का डिमांड कर्व यानी जो एआर है वो नीचे जाता है। जो टेंजेंसी है, टेंजेंसी से मतलब टच करके, एक बार जस्ट मार्जिनल कॉस्ट को टच करके वो नीचे चले जाता है, फिर उसकी तरफ नहीं जाता। इक्विलिब्रियम कहाँ पर आता है, जहाँ पर एमआर एमसी के बराबर होता है, और उसी पॉइंट के ऊपर जो एआर कर्व है वो एलएसी को टच करता है बिफोर इट्स मिनिमम पॉइंट। एलएसी का मिनिमम पॉइंट होने से पहले ही वो उसको टच कर लेता है। सो रिजल्ट क्या होता है, फर्म डजंट प्रोड्यूस एट द मिनिमम कॉस्ट आउटपुट। जो मिनिमम कॉस्ट आउटपुट है फर्म वहाँ पर नहीं प्रोड्यूस करती। सम प्लांट कैपेसिटी रिमेन्स अनयूज, जो प्लांट की कैपेसिटी है वो अनयूज रह जाती है। सो एक्सेस कैपेसिटी रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अ फर्म्स ऑप्टिमम आउटपुट, मीन्स आउटपुट एट मिनिमम एलएसी, जो मिनिमम एलएसी वहाँ पर कितना आउटपुट फर्म प्रोड्यूस कर सकती है उसका डिफरेंस with the actual equilibrium output. It shows the firm can produce more but it is not doing so. And with this we come to the end of this video. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.